नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही अहम सीट जगदलपुर के चुनावी नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, बात सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। हर नंबर के पीछे एक कहानी छिपी होती है। तो चलिए, इस डेटा पर आधारित विश्लेषण में हम राजनीति और शासन की असलियत को, जमीनी हकीकत को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आइए इस इलाके के भूगोल पर एक नज़र डालते हैं। ये है बस्तर, जिसे छत्तीसगढ़ का दिल कहा जाता है, और यहीं बस्तर संभाग में ही है जगदलपुर। देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये तो इस पूरे इलाके की, आप कह सकते हैं, सांस्कृतिक और प्रशासनिक धुरी है। यहाँ की राजनीति की जड़ें, वो यहाँ की जमीन और जंगलों में बहुत गहरी हैं, और जब तक हम इसे नहीं समझेंगे, चुनावी नतीजों का सही मतलब निकालना मुश्किल होगा। तो चलिए अब जरा जमीन की नब्ज को पकड़ते हैं। मतलब, यहाँ के लोग कौन हैं, उनकी असल प्राथमिकताएं क्या हैं, क्योंकि कोई भी चुनावी नतीजा आखिर में समाज की जरूरतों और उसके ताने बाने का ही तो आईना होता है। जगदलपुर का जो सामाजिक समीकरण है, वो काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो गोंड, हल्बा और कमार जैसे बड़े आदिवासी समुदाय हैं, जिनका जीवन, जिनकी संस्कृति सब कुछ जंगल से ही जुड़ा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में यादव और सतनामी जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के समुदाय भी हैं। तो यहाँ की जो रोजी रोटी है, वो जंगल और शहर दोनों पर टिकी है, और यही चीज इसे एक बहुत ही अनूठा मिश्रण बनाती है। और यहीं पर इस इलाके का सबसे बड़ा विरोधाभास, सबसे बड़ी विडंबना हमारे सामने आती है। ये जमीन खनिजों से, कुदरती दौलत से तो मालामाल है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग वो आज भी गहरी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। तो ये जो मॉडल है ना, कि जमीन तो अमीर हो रही है पर लोग गरीब हैं, यही वो असली तनाव है जो यहाँ की पूरी राजनीति को चलाता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ के वोटर चाहते क्या हैं? देखिए, उनकी मांगें बहुत बहुत बुनियादी हैं। उन्हें चाहिए साफ पीने का पानी, उन्हें चाहिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण, खास तौर पर बच्चों के लिए, एक अच्छी शिक्षा जो उनके बच्चों का भविष्य बना सके, और सबसे अहम कि उनकी जंगल और खेत की उपज का उन्हें सही दाम मिले, और काम धंधा, रोजगार उनके अपने इलाके में ही मिले। दिन के आखिर में लोगों के लिए यही मुद्दे किसी भी बड़े चुनावी भाषण से ज्यादा मायने रखते हैं। इन सारी आर्थिक और बुनियादी जरूरतों के साथ साथ एक और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है जो यहाँ के सामाजिक ताने बाने पर एक दबाव बना रहा है, और वो मुद्दा है सांस्कृतिक पहचान और धर्मांतरण को लेकर बढ़ता हुआ तनाव। ये एक बहुत ही जटिल मामला है, और इसने यहाँ की राजनीतिक बहस को काफी हद तक अपनी दिशा में मोड़ा भी है। तो इस पूरे बैकग्राउंड को, इस पूरे संदर्भ को ध्यान में रखते हुए अब सीधे 2023 के नतीजों पर आते हैं। देखते हैं कि आंकड़े आखिर क्या कह रहे हैं। नतीजा एकदम साफ था, इसमें कोई शक सुबह नहीं। भारतीय जनता पार्टी को मिले 55.46% वोट, यानी आधे से भी कहीं ज्यादा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, वो सिमट कर रह गई 37.14% पर। ये कोई करीबी मुकाबला नहीं था, ये एक तरफा फैसला था। जीत का जो मार्जिन था वो 18% से भी ज्यादा था, मतलब करीब करीब 29,834 वोटों का फर्क। राजनीति की भाषा में इसे एक बहुत बड़ी एक तरफा जीत कहा जाएगा, और ये एक साफ संकेत था कि हवा का रुख पूरी तरह से बदल चुका है। तो इस नतीजे से हमें क्या 3 साफ साफ इशारे मिलते हैं? पहला, कि युवा, महिलाएं और ओबीसी समुदाय, इनकी आवाज को अब अनदेखा नहीं किया जा सकता। दूसरा संकेत, कि आदिवासी समुदायों का भरोसा जीतना किसी भी पार्टी के लिए सबसे जरूरी है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, कि वोटर अब बड़े बड़े नारों पर नहीं, बल्कि जमीन पर जो काम दिखता है, जो रोजमर्रा का शासन है, उस पर अपना वोट दे रहे हैं। चलिए अब इस नतीजे की परतों को थोड़ा और खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये नतीजा सिर्फ किसी एक उम्मीदवार या चेहरे की वजह से नहीं आया, बल्कि इसके पीछे जमीन पर काम करने वाले पूरे सिस्टम का हाथ था। यहाँ अगर हम दोनों पार्टियों के कैंपेन्स को देखें तो फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ बीजेपी का एक बहुत ही मजबूत, एक डिसिप्लिन कैडर नेटवर्क था, और उनके पास एक बिल्कुल साफ और ध्रुवीकरण करने वाला मैसेज था जो सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द बुना गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का जो अभियान था वो अंदरूनी खींचतान से परेशान दिखा, और उनका मैसेज भी थोड़ा उलझा हुआ सा लगा। चुनावी मैदान में एक मजबूत संगठन की क्या ताकत होती है, ये उसका एक क्लासिक उदाहरण है।
और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, खासकर ऐसे ध्रुवीकरण वाले संदेशों के माहौल में सार्वजनिक भाषण की जिम्मेदारी का। देखिए, चुनावी भाषणों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इनका मकसद सिर्फ आग भड़काना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को जागरूक करना, उन्हें प्रबुद्ध करना होना चाहिए। बातचीत का फोकस डर पर नहीं, बल्कि तथ्यों और गवर्नेंस पर होना चाहिए। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की असली भावना है। लेकिन एक सवाल है, क्या जगदलपुर हमेशा से किसी एक पार्टी का गढ़ रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इस सीट की अपनी एक याददाश्त है, और पिछले 30 सालों का इतिहास देखें तो यहाँ काफी राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1990 के दशक में कांग्रेस यहां से जीतती है, फिर 2003 से लेकर 2013 तक पूरे 10 साल बीजेपी का दबदबा रहता है। 2018 में कांग्रेस एक जबरदस्त वापसी करती है और अब 2023 में बाजी फिर पलटती है और बीजेपी जीत जाती है। ये क्या दिखाता है? यही कि यहाँ का वोटर किसी एक पार्टी से बंधा हुआ नहीं है। और ये जो टेबल है, ये इस कहानी को और भी साफ कर देती है। 2018 में देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर था करीब 35%, जो 2023 में सीधा गिरकर 37% पर आ गया। वहीं बीजेपी, जो 34% पर थी, वो उछलकर 55% पर पहुंच गई। सोचिए, सिर्फ 5 साल में वोट शेयर में इतना बड़ा स्विंग। ये दिखाता है कि यहाँ की राजनीति कितनी वॉलेटाइल है। और एक और दिलचस्प चीज देखिए, वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। ये एक जागरूक वोटर की निशानी है। तो इन सब से आखिर सबक क्या मिलता है? सबक बिल्कुल साफ है कि जनता का जो जनादेश होता है वो एक कर्ज की तरह है। यह हमेशा के लिए सत्ता का मालिकाना हक नहीं है। जो पार्टी या नेता काम करेगा, वोटर उसी के साथ खड़ा होगा। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? अगर वाकई यहाँ के लोगों की सेवा करनी है, तो गवर्नेंस का, शासन का ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए? जनता जो पुकार रही है, उसका जवाब कैसे दिया जाए? यहाँ एक 4 स्तंभों वाला एक फ्रेमवर्क है, जो सीधा सीधा लोगों की जरूरतों पर आधारित है। पहला स्तंभ है आजीविका, यानी इसी इलाके की दौलत से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और उनकी उपज का सही दाम सुनिश्चित करना। दूसरा है सम्मान से जीने के लिए जरूरी सुविधाएं, हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कें, बिजली और पीने का साफ पानी। तीसरा स्तंभ है पब्लिक सर्विसेज, हेल्थ और एजुकेशन की डिलीवरी में एक क्रांतिकारी बदलाव लाना। और चौथा, शिकायतें सुनने और उनका निवारण करने का एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां हर नागरिक को ये महसूस हो कि उसकी बात सुनी जा रही है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी पॉलिसी सवाल पर ले आती हैं। सवाल ये है कि यहाँ जो विकास हो रहा है वो समावेशी है या शोषणकारी? मतलब, क्या वो सबको साथ लेकर चल रहा है या सिर्फ यहाँ के संसाधनों का शोषण कर रहा है? क्या विकास का फायदा स्थानीय लोगों तक पहुंच भी रहा है या सारी दौलत बस बाहर जा रही है? देखिए, सच्चा विकास तो वही है जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों में एक संतुलन बनाए, जो यहाँ के समुदायों के अधिकारों का सम्मान करे, और सबसे जरूरी बात, जो ये पक्का करे कि स्थानीय लोगों की अपने ही भविष्य में एक हिस्सेदारी हो, एक स्टेक हो। और इसके लिए लोगों से गहराई से बातचीत, उनकी जमीनी भागीदारी बहुत जरूरी है। तो आखिर में जगदलपुर का ये जनादेश एक चेतावनी भी है और एक विजन भी। ये हमें दिखाता है कि आगे 2 रास्ते हैं और हमें चुनना है। हम नागरिकों से जिस तरह से जुड़ते हैं, उसका आधार सहमति और सम्मान होना चाहिए, हर हाल में, क्योंकि इसी से विश्वास पैदा होता है और विश्वास ही गवर्नेंस की असली करेंसी है। चाहे फैसला जमीन से जुड़ा हो या नागरिकों के निजी डेटा का इस्तेमाल हो, बिना उनकी सहमति और सम्मान के उठाया गया हर कदम इस भरोसे को तोड़ता है। आने वाले वक्त को ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो चुनाव को एक अंत नहीं, बल्कि सेवा के 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत माने। वक्त की मांग है ऐसे नेतृत्व की जो डेटा पर चले, जिसमें सहानुभूति हो और जिसकी बुनियाद सेवा पर टिकी हो। जगदलपुर ने तो अपना फैसला सुना दिया है, अब गेंद नेतृत्व के पाले में है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। ईमेल है mgr@blueprintstrategies.ai और नंबर है 08042041602। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।